बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मैं पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहली टर्म जो है एटम या मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। एटम्स एटम्स की डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे। एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट which can or cannot exist independently. What does it means? Which can or cannot exist independently. Exist independently. ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे मजीद हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको पता है कि ये सिंगुलर फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो ऑब्वियसली ये जो है ये अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसी तरह अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस नोबल गैसेस में आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी गैसेस आ जाएंगी और ये अकेली एग्जिस्ट करती हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एटम क्या होता है कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, और ये हमारे जो है ना मतलब नेचर के अंदर या तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होती हैं ये वाली, ठीक है, और या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, अब आपके पास मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह इसमें टू और मोर मतलब हमने जो वो पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन सब्सटेंस की। ठीक है, तो उसमें भी आपके पास जो है ना कंपाउंड कंपाउंड सब्सटेंस था। ठीक है, तो वो उसमें इस उसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। जिस तरह आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो भी हो सकते हैं। ये एक ही एटम एलिमेंट का भी मिक्सचर, मतलब एलिमेंट भी हो सकता है और ये कंपाउंड भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं और दो या दो से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन। जिस तरह आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और आपके पास लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंने आपको लिखवा दिया। वाटर भी इसकी एग्जांपल आ सकती है और सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स वो सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट आपके पास पोजीशन, मतलब एटम के अंदर आपने पोजीशन चेक करनी है कि कहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें यह पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं एटम के। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो अब इसमें आ जाते हैं तीन: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपको ये पता है कि जब भी आपके पास स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किसका स्ट्रक्चर? एटम का स्ट्रक्चर, तो आपके पास क्या होता है कि आपको ये पता है कि उसके अंदर इर्द गिर्द उसके अंदर शेल्स होते हैं और शेल्स जो हैं वो शेल्स इसी तरह हम लोग इनको डबल करते जाएंगे शेल्स को, और थोड़ा सा इसमें छोटा करके इसमें ये शेल्स के तौर पे यहाँ पे एग्जिस्ट करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा इसी का छोटा पोर्शन जो होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर इस पोर्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस के अंदर आपको ये पता है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फर्दर जितने भी शेल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाई एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होता है? होल इज न्यूट्रल। तो एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दे कैंसिल देयर चार्जेस। So atom as a whole is neutral. Whole is neutral. ठीक है। अच्छा, अब इसमें पोजीशन का भी हमने देख लिया कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें जो है हम लोग रिलेटिव चार्ज देखेंगे और रिलेटिव मास देखेंगे इन्हीं के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रिलेटिव चार्जेस एंड यहाँ पे रिलेटिव मैसेज की बात करेंगे हम लोग के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिस तरह हमारे पास था प्रोटॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि चार्जेस, तो ऑब्वियसली चार्जेस जो हैं वो सारे आपको पता होंगे। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब रिलेटिव मैसेज की बात आएगी ना, तो आपने सब जगह 1 1 1 प्लेस कर देना, सबके रिलेटिव मास 1 होते हैं। और ये चीज याद रखनी है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो 2000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2000, इसको 1 डिवाइडेड बाय 2000 कर दें, तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 0.0005। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं AR फाइंडिंग, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको जो है ये देखना पड़ेगा प्रेडिक्ट टेबल से, ठीक है। ये मैं प्रेडिक्ट टेबल से जो है कोबाल्ट का सिंबल पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर, ताकि आपको इसकी हाउ नो हो जाए। अब ये देखें, ये कोबाल्ट का सिंबल आपके पास आ गया। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके पास ये जो वैल्यू जो भी होगी वो आपके पास मैस नंबर होगा, मैस नंबर। और जो भी छोटी वैल्यू होगी वो एटॉमिक नंबर होगा। इट विल ऑलवेज बी मेंशन्ड इन द प्रेडिक्ट टेबल, और ये आपको पता है सिंबल होता है। अच्छा जी, अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर, प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स, ठीक है। protons present in nucleus of an atom, present in nucleus of an atom, ठीक है। और आपको ये पता है कि एटम के अंदर न्यूट्रल क्यों होता है, उसमें प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे एटॉमिक मास की पूछी जाती है, एटॉमिक मास, और इसको हम लोग मास नंबर भी कहते हैं, मास नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा जी, इसके बाद अब आपके पास आगे एक डेफिनेशन आ जाती है जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, उसके बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। अच्छा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स के एवरेज एटॉमिक मास होते हैं ये। ठीक है, अच्छा, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? इसका आइसोटॉप्स पे जाएंगे तो फिर उसमें हमें ये पता लग जाएगा कि आइसोटॉप्स की डेफिनेशन जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास AR पे डिपेंड करती है। ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same number of protons। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोटॉप्स आपको गिवन होंगे, जिस तरह आपके पास बोरोन जो है, बोरोन 10 दिया होगा एक, और बोरोन 11, ये आपको इस तरह एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसकी परसेंटेज आपको 75% दे दी है और इसकी 25% दे दी है। ठीक है, ये परसेंटेज अबंडेंस है कि कितने परसेंट ये हमारी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको कहता है कि फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ये डेटा आपको दिया हुआ है और इससे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करें। और रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग ARB कहते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू AR। ठीक है, इसको ARB कहते हैं। अच्छा, अब AR का जो है फॉर्मूला वो आपके पास होता है सम ऑफ ऑल द ऑल द एटॉमिक मैसेज, जो अभी ये एटॉमिक मास दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इसका 10 है और इसका 11 है। एटॉमिक मैसेज इनटू परसेंटेज अबंडेंसेस गिवन। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंसेस, अबंडेंसेस, और फिर आपने जो भी आपका आंसर आएगा इस पूरे को 100 पे आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है। अब हम लोग ये जो गिवन वैल्यूज हैं उनको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ना इसको माइनस कंसीडर करने लग जाते हैं। ये चीज याद रखनी है, ये माइनस नहीं है, जस्ट हमने ये 10 वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो आपका एटॉमिक मास यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 75, इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास किसका आ जाएगा? बोरोन का, बी बोरोन का सिंबल था। तो यही आपने जो है फाइंड करना था इसमें, रिलेटिव एटॉमिक मास। होपफुली इसकी समझ आ गई होगी, आइसोटॉप्स की भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आपसे क्या पूछता है, ये मैंने आपको ये करवा दिया। अब नेक्स्ट आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी सिंबल दे देगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास कोबाल्ट था, अब मैं जिंक का सिंबल ले लेता हूँ।
जिंक में जो है यहाँ पे 65 इसका दे दिया, और कंसिडर कर लें ये आपके पास आ जाता है 55। ठीक है, अब आपसे कहता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट हैव, इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता है, फिर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लेता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स। अब आपको ये पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बिल्कुल जो छोटे वाला नंबर होगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो 55 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 55। अब न्यूट्रॉन्स कैसे करते हैं आप फाइंड, आपने सिंपली नंबर एटॉमिक मास को जो है वो एटॉमिक नंबर से माइनस कर देना इन दोनों को, तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये आपके पास 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगाकर दे देता है, जिस तरह आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40 आपको दे देगा। अब जब भी इसके ऊपर चार्ज आ जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी वही रहते हैं। अब प्रोटॉन्स आपको पता है कि ये 20 ही रहने हैं, तो यहाँ पे आपने 20 लिख देना है, और न्यूट्रॉन्स आपको पता है कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 40 माइनस 20 करेंगे तो ये आपके पास 20 आ जाएंगे। पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रोटॉन्स में से +2 का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 20 माइनस 2, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई ग्रुप 7 की मेटल नॉन मेटल आ जाती है, जिस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन 17 और यहाँ पे 35, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहने हैं, वो 17 ही रहने हैं। और न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, 35 माइनस 17, ये आ जाएगा आपके पास 35 माइनस 17, तो 18 आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपने जब इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो -1 का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास 17 प्रोटॉन थे, पहले उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं, उसमें आपके पास प्रेडिक्ट टेबल। ये देखिएगा, प्रेडिक्ट टेबल बहुत ही आसान है और बिल्कुल सिंपल है। तो मैं इन एलोस को जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने मारो बोर्ड पे, फिर आपको व्यू करवाता हूँ जी। अब प्रेडिक्टेबल जो है बड़ा ही आसान, इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। अब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट आपको ये पता होनी चाहिए कि पूरे प्रेडिक्टेबल में हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस बेस पे अरेंज होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज, how elements are arranged in the periodic table, elements arranged periodic table। अच्छा, हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द periodic table, तो यहाँ पे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स में किस तरह एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। ग्रुप्स में ग्रुप्स ग्रुप्स हमारे पास कितने होते हैं और पीरियड्स कितने होते हैं हमारे पास। अब अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो आपके पास जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं 7 होती हैं हमारे पास। ठीक है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स होते हैं, और जितने भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वर्टिकल कॉलम्स
वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि हमें किस तरह ग्रुप नंबर किस तरह पता लगता है। ग्रुप नंबर हमें नंबर ऑफ शेल्स, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना उसका, सॉरी, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो पीरियड नंबर बताते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें ग्रुप नंबर बता देगा। इसी तरह पीरियड नंबर किस तरह पता लगता है, जितने भी नंबर ऑफ पीरियड नंबर, प्रोडक्ट नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो हमें पीरियड नंबर बता देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम है और कैल्शियम जो है ये 20 और 40 है। अब सबसे पहले आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस किस शेल में कितने एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 20। और याद रखिएगा पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 8 और फिर 2। अब आपके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स आपके पास 4 हैं, तो जिसकी वजह से ये इसका पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड 4 होगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने ये देखा कि इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर 2 है। तो इसी की बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट कहाँ पे है प्रोडक्ट टेबल में। तो आपने ये देखा कि आपका पीरियड 4 है और ग्रुप 2 है, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट टेबल को देख लेते हैं और उससे हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट टेबल जो है आपका पियर्सन एंड एक्सेल का ऑफिशियल, ये वाला आपने प्रोडक्ट टेबल यूज करना है, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, एक मिनट जी, ये वाला प्रोडक्ट टेबल। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग इसी प्रोडक्ट टेबल को मैं उधर पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपको ये ऊपर क्लियरली उसने मेंशन किया हुआ है, ये ग्रुप 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑनवर्ड ये सारे ग्रुप्स उसने मेंशन किए हुए हैं हमारी हेल्प के लिए। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने एक तो ये चीजें हमने देख ली कि पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है, ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है। अब हमने इनके चार्जेस देख लेने हैं। आपके पास जो भी ग्रुप 1 के होंगे, ग्रुप 1 के, तो वो याद रखिएगा ग्रुप 1 हमेशा इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे, इसलिए दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। ग्रुप 4 जो है ये कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 की रिक्वायरमेंट -3, -2, -1। ये ग्रुप 0 नोबल गैसेस हैं, इनको ना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं, ना ये लूज करते हैं, ना ये गेन करते हैं और ना ये शेयर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये इसके बारे में भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स किस तरह अरेंज हैं, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर भी डिस्कस कर लिया और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली कि फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 8 ऑनवर्ड 8। अब एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। मैं ये आपको बता देता हूं। अब ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, 3 टाइप। सबसे पहली टाइप होती है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, और सेकंड टाइप होती है बेसिक ऑक्साइड, और थर्ड टाइप होती है एम्फोटेरिक। बेसिक ऑक्साइड एंड थर्ड टाइप हमारे पास क्या होती है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। अच्छा, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एम्फोटेरिक में और एसिडिक ऑक्साइड में और बेसिक ऑक्साइड में। अब आपने याद रखना है जितने भी आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे हमारे पास, ठीक है। जिस तरह हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सैंड, सिलिकॉन इज नॉन मेटल और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड है।
नेक्स्ट, बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। जितनी भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? बेसिक ऑक्साइड। जिस तरह मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO, ये सारी मेटल ऑक्साइड्स हैं। जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होंगी वो हमारी बेसिक ऑक्साइड्स होंगी। और एम्फोटेरिक क्या होते हैं? आपके पास दो ही ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड जो होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है इन तीनों में? अब जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो रिएक्ट्स विद बेस ओनली, रिएक्ट्स विद बेस, सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं ये रिएक्ट्स विद एसिड ओनली। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये खुद बेस है। ठीक है, अच्छा, अब एम्फोटेरिक क्या होता है? जो कि रिएक्ट्स विद एसिड, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, एज वेल एज रिएक्ट्स विद बेस। ठीक है, रिएक्ट्स विद बेस। अब आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए और आपको ये बताया जाए कि ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो कि सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। और अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि ये बेसिक ऑक्साइड है और आपको ये ना बताया जाए कि बेसिक ऑक्साइड है, आपको जस्ट ये बताया जाए कि ये जो कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ ओनली, तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि ये बेसिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, और अगर कोई भी कंपाउंड है आपके पास तो वो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, तो आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है जी मेरा बेटा, क्लियर है? गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा, मेटल्स जो होती हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करती हैं और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख लिया कि मेन ग्रुप एलिमेंट कहां से एग्जिस्ट करता है, ये भी हमने इसको देख लिया। अब हमारे पास व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, ये एक क्वेश्चन आता है। व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट। ठीक है, ये रिएक्ट क्यों नहीं करती या डू नॉट रिएक्ट? ठीक है, तो आपने इसमें लिखना है दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये मार्क पॉइंट 1 है और ये मार्क पॉइंट 2 है। सो दे डू नॉट शेयर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपके पेपर में भी आया था और मोस्टली बच्चों ने इसमें मिस्टेक की हुई थी। व्हाई आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती हैं? ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब आपने इसमें याद रखना है, इसमें दो इसके मार्क पॉइंट्स हैं। एक तो आपने ये बताना है कि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने की वजह से उनका दूसरा मार्क पॉइंट है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? वो भी सेम होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली बच्चे इसमें सेकंड मार्क पॉइंट लिखना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से उनका एक मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो प्लीज आपने इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और साथ में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा जो है दो टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने अपना पीरियोडिक टेबल भी क्लियर कर लिया है और साथ में जो है दूसरा टॉपिक भी हमने
क्लियर कर लिया एटॉमिक